जय हिंद मेरे देश के युवा शेर शेरनियों, दिस इज अभिषेक। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत टेंस पढ़ा होगा लेकिन फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। आज मेरे साथ पढ़िए, फिर देखते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? आज मेरे साथ पढ़िए, एकदम ध्यान पूर्वक बस देखिएगा वीडियो को। आज से आपको एकदम इसकी बीमारी में खत्म कर दूंगा पूरी तरह से। टेंस वाली जो आप लोगों की बीमारी है, कितना पढ़ने के बाद जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो। मेन तो यही है टेंस ही। हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं या तो प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो उसको पास्ट में बोलते हैं, या तो फ्यूचर में बोलते हैं। यही तो होता है तीनों में, और किसी में तो बोलते नहीं है कि और कोई कॉल आ जाता है। हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होता है हर चीज़। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, भागिएगा मत, सीधे के आगे भाग जाए बिना फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको देखें। ठीक है? स्टार्टिंग से देखिए वीडियो को, शुरू से जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरा पहले कुछ रूल है, उस रूल को पहले सुनिए 4-5 मिनट, उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा बस आगे भाग जाइए बिना पीछे वाला समझे ही। ठीक है? तो आपको क्या करना है, मेरा रूल क्या है। आप लोग तो जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट एंड नेम होता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे होता है। ठीक है? यही होता है। इसको आपको चेंज करना है। जो हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि वह जाता है या श्याम जाता है, तो वहाँ पर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज कर करके बनाना है एग्जाम्पल, पहला। दूसरा क्या करना है कि उसमें जो वर्ब है उसको चेंज करके बनाना है। जैसे वो जाता है, तो जाता है के स्थान पे अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा खाता है, सोता है, इस हिसाब से उसको चेंज करिएगा। तीसरा रूल क्या है कि आपको जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव इंटू निगेटिव इन फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है? और मतलब क्या क्या आप करिएगा, पहला तो सारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसको सबको चेंज कर करके बनाइएगा। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट को चेंज करके बनाइएगा। तीसरा सब्जेक्ट जो है उसको चेंज करना, ठीक है। दूसरा आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव इंटू निगेटिव में बनाना है। ठीक? और लास्ट क्या है, वर्ब चेंज करके बनाइएगा। और अगला क्या कर सकते हो कि टेंस भी चेंज कर सकते हो सेंटेंस का। प्रेजेंट में बनाओ, कभी फिर पास्ट में बनाओ, फिर फ्यूचर में बनाओ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है और कोई नया मेथड प्रैक्टिस का नहीं होता। एक सेंटेंस पकड़ो, उसको 12 फॉर्म में बना डालो। सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव। उसके बाद उसको प्रेजेंट में बनाओ, फिर उसको पास्ट में बनाओ, फिर फ्यूचर में बनाओ। उसी सेंटेंस को 50 एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, बस एक एग्जाम्पल पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को। सबसे पहले देखो, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। के मतलब रूल हमारा एक ही लगता है हर जगह। जो रूल होता है हमारा, हर जगह रूल हमारा एक ही लगता है। ऐसा नहीं है कि 50 रूल बनता है या लगता है। जो हर टीचर आजकल हम देख रहे हैं पढ़ा रहे हैं, वो जो है 12 स्ट्रक्चर रटाते हैं बच्चों को। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन सा स्ट्रक्चर रटें, कौन सा ना पढ़ें, कौन सा याद करें, कौन सा नहीं याद करें। आपको 50 स्ट्रक्चर नहीं रटना है, आपको केवल एक स्ट्रक्चर रट लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, उसी को 12 टेंस में फॉलो करिएगा, अच्छे से आपका जो है सेंटेंस बन जाएगा। ठीक? तो पहला देखो, आपको ये जान लो, कोई भी सेंटेंस बनाना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जान ही रहे हो, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट। यही से होता है सेंटेंस बनता है। तो आप ये रट लीजिए कि जो हमारा सेंटेंस रहेगा, सिंपल अगर है तो वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही यूज करना है। ठीक? अगर निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक? हिंदी में जान लीजिए, कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया धन कर्म। ठीक? कर्ता धन सहायक क्रिया धन नॉट मतलब नहीं, धन मुख्य क्रिया धन कर्म, यही लगेगा। ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब इसको इंट्रोगेटिव में जान लो कैसे बनाना है। ये रूल बढ़िया से समझना, 12 में यही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई यूज नहीं करेंगे। अभी आप देखना, अच्छे से सुनिएगा और याद करते चलिए। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव हमारा दो प्रकार से बनता है। एक इंट्रोगेटिव बनता है जब डब्ल्यू एस शब्द पहले आ जाए, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब हमारा डब्ल्यू एस शब्द पहले आ जाता है तो वहां पर सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक? तो इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यू एस शब्द पहले आए, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में दो होता है, कि इंट्रोगेटिव होता है, कि इंट्रो निगेटिव होता है। जब इंट्रो निगेटिव रहता है
तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब अगर सिंपल नेगेटिव हमारा सेंटेंस होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो हमारा होता है वहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आता है। इसी चीज को पकड़ लो, बस यही लोग कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, और अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिए, अभी यही आप लोग आगे कंफ्यूज होगा नहीं। मैंने क्या कहा कि अगर WS शब्द पहले आ जाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक रूल आपने ये देखा, यहाँ पर क्या है कि जब हमारा पहले आएगा। अब हमारा जब एक होता है कि WH वर्ड क्या होता है, जब बीच में आता है। WH वर्ड तो आप लोग जान ही रहे हो ना कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, ये सब हमारे WH वर्ड होते हैं। क्लियर। अब हमारा जब WH वर्ड बीच में आएगा तब हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर होता है WH वर्ड पहले लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर WH वर्ड आपका अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हमारा निगेटिव है WH वर्ड जो बीच में आया है, साथ में उसके निगेटिव भी बन रहा है, नॉट भी आ रहा है उसमें, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको यही बताया भैया कि जो है हमारा अगर नॉर्मल निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन अगर हमारा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो वहां पर हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखिएगा। यही हमारा 5 जो मैंने बताया, इसी पूरा 12 टेंस से डिपेंड, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग 50 को कंफ्यूज होते हैं बार बार, कुछ नहीं है। अभी देखना, आज आपका पूरा नस्ते नाबूद कर दूंगा, टेंस को एकदम खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। आवाज ही से आप लोग अंग्रेजी बोलोगे, बस ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया एकदम वही फॉलो करते हुए चलूंगा। वह अंग्रेजी सीखता है, सिंपल सेंटेंस मैंने लिया, वह अंग्रेजी सीखता है। अब इसी वह अंग्रेजी सीखता है, इसी को हमें 5-6 फॉर्म में बनाना है। ठीक है, 5-6 फॉर्म में बनाना है, और इसी को हम प्रैक्टिस बता रहे हैं कि इसको 5-6 फॉर्म बनाओ, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव का तब बनाओ कि एक बीच वाला बनाओ, एक पहले वाला बनाओ। ठीक, इसको दोनों को प्रैक्टिस कर दो, और जहां पे हमने वह लिखा है अब इसी को प्रैक्टिस करना है। तो वह के स्थान पे क्या मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ही, सी, इट, नेम। ठीक है, एक बार वह के स्थान पे ही रखा, ठीक है, एक बार सी रख के देखो, कोई लड़की का नाम रख के देखो, एक बार कोई लड़की का नाम रखे, उसके बाद एक बार जो है IVU दे, हमने पढ़ा है ये प्लूरल होता है, एक बार इसको रख के देखो, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, फिर वही अंग्रेजी सीखते हैं, इस प्रकार के एक बार पूरा रख दो। इस प्रकार से पूरा बनाओ 5-6 फॉर्म में। फिर अगला कैसे प्रैक्टिस करोगे, इसी को जो है यहाँ पे सीखता है, वर्ब को चेंज करो कि वह अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, या फिर वह रोता है, वह खाता है, वह पीता है। मतलब हम देखो वर्ब चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ से वर्ब को चेंज करके प्रैक्टिस करो, यही प्रैक्टिस का रूल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो मैं बताऊं ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वह अंग्रेजी सीखता है, तो यहाँ क्या हुआ, ही लर्न्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न इंग्लिश। आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, इतना नॉर्मल तो जान ही रहे हो बेसिक क्या होता है कि हमारा जो यस यस लगता है, ये हमारा सिंपल जहाँ पे होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ ही जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहीं लगता है यस या यस। प्लूरल के साथ हमारा यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। अब इसी को निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। यह शॉर्ट फॉर्म का बहुत प्रयोग होते हैं स्पोकन में, जो हम अंग्रेजी बोलते हैं इसमें हम ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें डज नॉट पूरा नहीं बोलना है, इसको डजंट बोलो। क्या बोलना है, इसको डजंट बोलो। ही डजंट लर्न इंग्लिश, ही डजंट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया। मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगा है डज, डज के बाद मैंने क्या लगाया, नॉट।
डू डज दो चीज होता है, एक डू होता है, एक डज होता है। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लूरल के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। जब इंट्रोगेटिव हमने क्या आपको बताया था कि जब WH शब्द पहले आए, जब WH वर्ड शब्द पहले आए, जैसे मैंने कहा कि क्या वह अंग्रेजी सीखता है, हमने आपको बताया था भैया कि जो हमारा जब WH वर्ड पहले आ जाए तो इस कंडीशन में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देखो देखो सेम मैं वही कह रहा हूँ कि क्या वह अंग्रेजी सीखता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, वह की वजह से यहाँ पे हमने पहले क्या लगाया? डज लगाया। अगर यहाँ पे तुम होता है तो यहाँ पे हम डू लगाते, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वह होने की वजह से हम जो है यहाँ पर डज का प्रयोग करिए। डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डज ही, उसके बाद वर्ब क्या है? सीखने की अंग्रेजी लर्न होती है, डज ही लर्न इंग्लिश। ठीक, क्लियर हो गया भैया? एकदम बढ़िया से बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एकदम प्रॉपर डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या वह अंग्रेजी सीखता है? तो हमारा क्या था? केवल इंट्रोगेटिव था, सिंपल इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होगा? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता है? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता? कैसे बनाओगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गए, वह की वजह से डज आएगा, डज ही। उसके बाद नॉट, डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। हमने आपको क्या बताया था कि निगेटिव हमारा सिंपल निगेटिव है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, लेकिन अगर हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उस कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। देखो यहाँ पर मैंने लगाया ना, डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक, अब इसी को जो हम स्पोकन में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, डजंट ही लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डजंट, डजंट ही लर्न इंग्लिश। क्लियर? चार फॉर्म में मैंने प्रैक्टिस कर लिया, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन होती है जब हमारा बीच में आ जाता है WH वर्ड, एक मैंने पढ़ लिया, पहले आ जाता है, एक अब आएगा जब बीच में आ जाए, तब कैसे करेंगे? वह अंग्रेजी क्यों सीखता है? तो हमने आपको बताया था कि जब बीच में आ जाता है तो सबसे पहले बीच में जो आता है WH उसकी अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं, उसको पहले लाके आगे रखते हैं। तो यहाँ पर क्यों है? तो क्योंकि अंग्रेजी पहले आया, व्हाई। फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? डज। डज क्यों लगा है, क्यों डू नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे वह है, वह लगने की वजह से यहाँ पर व्हाई डज हुआ। अब सब्जेक्ट रखेंगे, व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश। क्या हुआ? व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश। अब इसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है? तो क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यों का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डजंट लगेगा, डज। यहाँ पे डजंट लगा दो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद लर्न इंग्लिश। इसको ऐसे भी बना सकते हो, व्हाई डज ही नॉट लर्न इंग्लिश, लेकिन जब स्पोकन में यूज करेंगे इसको शॉर्ट में यूज कर देंगे, व्हाई डजंट ही लर्न इंग्लिश, पूरा नहीं बोलेंगे एक घंटा। ठीक, समझ में आ गया होगा आई थिंक। बस यही याद करना है आपको, क्या कि अगर WH वर्ड हमारा बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी को पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर निगेटिव कंडीशन बन रहा है तो सबसे पहले उसकी जो बीच वाले लगा है WH वर्ड उसको लाके पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस यही इतना रूल पे देखो मैं बनाऊंगा पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। समझ में आ गया ना? अभी भी हो सकता ना आया हो तो आप लोग जो ऊपर रूल बताया हूँ इसको पहले पढ़ लीजिए ढंग से पीछे करके वीडियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन बनता है कि वह अंग्रेजी कभी नहीं सीखता है, वह अंग्रेजी कभी नहीं सीखता है, तो ही नेवर लर्न्स इंग्लिश, ही नेवर लर्न्स इंग्लिश। इसके अलावा और कौन सा आप वाक्य बना सकते हो मेरे भाई, बताइए? या तो सिंपल बोलोगे, या तो निगेटिव बोलोगे, या तो इंट्रो निगेटिव बोलोगे, या फिर इंट्रो निगेटिव इंट्रोगेटिव को बीच में लगाओगे तो पहले लगाओगे, फिर कभी नहीं। इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। यही इतनी की प्रैक्टिस करना है हर टेंस का, आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। इसी को आपको 10 बार प्रैक्टिस कर लो, सिंगुलर प्लूरल में रख के, प्रॉपर सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके, निगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करके, पूरे टेंस में बदल के पूरा क्लियर हो जाएगा टेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें यही होता है कि EJMR लगाते हैं और साथ में ING का फॉर्म लगाते हैं। आप लोग ये सबको पता होगा, हम जान रहे हैं, बेसिक सब पढ़ के आए हैं, 50 जगह घूम के आए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे EJMR प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर?
अब देखो ही, अब यहाँ सिंपल सबसे पहले लगाएंगे, वह अंग्रेजी सीख रहा है, सिंपल सेंटेंस, वह अंग्रेजी सीख रहा है। तो वह की अंग्रेजी क्या हुई? ही क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे क्या आया? इज आया। अब यहाँ पे सीखने की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। लर्न की वजह के साथ में उसके क्या लग जाएगा? आईएनजी फॉर्म। ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसी को आप प्रैक्टिस करो, वह को चेंज करके बनाओ, इसको निगेटिव बनाओ, इंटू निगेटिव बनाओ, डब्ल्यू एच वर्ड पहले, डब्ल्यू एच वर्ड बीच में करके बनाओ, पूरा प्रैक्टिस करो इस प्रकार से। इसका जो है सब्जेक्ट चेंज करके प्रैक्टिस करो, इसका वर्ब चेंज करके प्रैक्टिस करो, सीखने का स्थान कुछ और लगाओ। ठीक, अब इसका निगेटिव पढ़ते हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देना है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा दो, कुछ नहीं। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो वह का मतलब ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगा। क्यों इज लगा? क्योंकि वह सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर है। उसके बाद क्या लगा? नॉट। नॉट हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। लर्न का मतलब सीखना होता है, इसलिए लर्न के बाद आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग, इसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को हम इंग्लिश में जब स्पोकन में बोलते हैं तो हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ही इजेंट लर्निंग इंग्लिश। क्या? ही इजेंट लर्निंग इंग्लिश, को बोलेंगे इजेंट, इजेंट। क्लियर? अब देखो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इज ही लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर क्या होता है? हमने बताया है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वहाँ क्या से स्टार्ट होता है या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा इज ही लर्निंग इंग्लिश। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी को हम बनाएंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने आपको बताया कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। तो यहाँ पर इजेंट ही लर्निंग इंग्लिश, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। आप वैसे बनाना हो तो इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हमारा बीच में आ जाए डब्ल्यू एच वर्ड, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? तो बीच में आने की वजह से क्यों बीच में आया, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? व्हाई लगाएंगे। व्हाई इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह की वजह से हमने इज लगाया, व्हाई इज ही। उसके बाद लर्न माने सीखना होता है, इसलिए लर्निंग हो गया, आईएनजी फॉर्म वर्ब में लग जाएगा लर्निंग, फिर उसके बाद इंग्लिश। क्लियर? अब इसी को बनाओ निगेटिव फॉर्म में, इंटू निगेटिव में। वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है? व्हाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। व्हाई पहले लगा दिए, सब्जेक्ट वह है, इस वजह से इज लगा, व्हाई इज ही, सब्जेक्ट ही हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने बताया कि नॉट लगाना है, व्हाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब शॉर्ट में कैसे बोलोगे? व्हाई इजंट ही लर्निंग इंग्लिश, व्हाई इजंट ही लर्निंग इंग्लिश। ठीक भैया, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। वह अंग्रेजी कभी नहीं सीख रहा है, एक सेंटेंस ये बन सकता है, ही इज नेवर लर्निंग इंग्लिश, ही इज नेवर लर्निंग इंग्लिश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो टेंस हमारा खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखो जो ए वाला हमने पढ़ा कि वह अंग्रेजी कभी नहीं सीख रहा है। ठीक है, अब इसको देखो दो प्रकार से बना सकते हो। अगर आप कहना चाहते हैं कि आमतौर पर आदत से कभी नहीं सीखता, तो आप कह सकते हो कि ही नेवर लर्न्स इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट में यूज करो। और अगर आप इस सेंस के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपका कहना चाहते हो कि वह आमतौर पर आदत से कभी नहीं सीखता, तो सही वाक्य होगा ही नेवर लर्न्स इंग्लिश। और अगर मतलब है इस समय वह सीख ही नहीं रहा है, तो वहां पर ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश एट ऑल। क्लियर? समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा है कि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी, ये सब हमको दिखेगा तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। गया है, पढ़ा है, खाया है, पिया है, सोया है, ये सब जो है आता है इसमें है। ठीक है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी परफेक्टली उसको काम हो गया है वर्तमान में ही, यानी प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वह अंग्रेजी सीख चुका है, वह अंग्रेजी सीख चुका है, ही, वह हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा।
सीखने का अंग्रेजी लर्न होता है, इसका थर्ड फॉर्म लर्नड हो गया, ही हैज लर्नड इंग्लिश। ठीक, क्या हुआ, वह अंग्रेजी सीख चुका है। ही हैज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर यहीं पे प्लूरल होता तो वहां पे हम हैव लगाते। तो ही हैज लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख चुका है। अब इसका निगेटिव बना हुआ फट से, बिना हमारे बोले आप बना दिया करो। वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है, ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश। ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाओगे, ही हैजेंट लर्नड इंग्लिश, इसको क्या बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में, हैजेंट। ही हैजेंट लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश, हैज ही लर्नड इंग्लिश। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना दो फट से, हैज ही नॉट लर्नड इंग्लिश, या इसी को शॉर्ट में बोलो हैजेंट ही लर्नड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है, हैजेंट ही लर्नड इंग्लिश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह अंग्रेजी क्यों सीख चुका है, वह अंग्रेजी क्यों सीख चुका है। तो यहाँ पे देखो बीच वाला आ गया, जब बीच में आ जाता है हमारा WH वर्ड तो कैसे बनाते हैं, बीच वाले वर्ड की अंग्रेजी को लाके पहले लिखते हैं जो WH वर्ड बीच में आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म उसको लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। वह अंग्रेजी क्यों सीख चुका है, क्यों का अंग्रेजी पहले लगाए व्हाई, सब्जेक्ट ही है इस वजह से हैज आया, व्हाई हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न 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 लर्नड, व्हाई हैज ही लर्नड इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुका है, व्हाई हैजेंट ही लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुका है, व्हाई हैजेंट ही लर्नड इंग्लिश, या व्हाई हैज ही नॉट लर्नड इंग्लिश। कोशिश करो फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म ज्यादा बोलना है, जितना शॉर्ट बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को अंग्रेजी आपकी, और जितना लंबा बोलोगे उतना बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज बीन हैव बीन होता है, यहाँ पर ध्यान देना होता है, रहा है रही है रहे, हिंदी में मतलब पहचानना हो तो रहा है रही है रहे दिखेगा, या फिर हैज बीन हैव बीन दिखेगा, और साथ यहाँ पे ING लगाते हैं, साथ में जो होता है हमारा टाइम दिया रहेगा, सिंस फॉर यहाँ पे लगता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा कहाँ पे सिंस फॉर लगाना है, एकदम क्लियर बता दूंगा। आज तक अभी आप बहुत कंफ्यूज रहे होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बहुत कंफ्यूज होंगे। आज अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, बस ध्यान से पढ़िए और देखिए वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सिंपल बनाता हूँ, देखो वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है, वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है, तो वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। क्यों हैज बीन, क्योंकि ही हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल होता तो हैव बीन लगता है, तो ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब आता है लर्न, लर्न के साथ क्या ING, ही हैज बीन लर्निंग। उसके बाद अंग्रेजी इंग्लिश हो गया, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर क्यों लगा आप लोग रट लो, डे हावर, ओके, डे हावर ईयर एंड सन, ओके, दिन घंटा वर्ष महीना सप्ताह, दिन घंटा वर्ष महीना सप्ताह, डे हावर वीक ईयर, इन सब के लिए क्या लगाना है, फॉर लगाना है। बाकी जितना अदर जगह तो आपको दिखे वहां पर फट दे लगा दो सिंस, क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। अब यहाँ पे घंटा की बात किया है ना, दिन की बात किया है कि वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, कितने दिन से, 2 दिन से, फॉर 2 डेज हो गया। ठीक, अब इसी को जब निगेटिव बनाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको भैया एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो नॉट होता है, जब यहाँ पर जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर विल हैव बीन, इस प्रकार का जब हमारा हेल्पिंग वर्ब दिखे तो यहाँ पर हमेशा इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, ना कि पहले करते हैं। हैज नॉट बीन यूज होगा। ठीक, अब जैसे हमने कहा, क्या कहा कि वह 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा, वह 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा, तो ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज,
यहाँ पर देखो कुछ नहीं किया हूँ, जो आपने सिंपल में समझा, बस यहाँ पर नॉट को लगाना जान जाओ कि नॉट हमारा हैज और बीन के बीच में लगेगा, ना कि उसके बाद लगेगा। ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। फॉर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे दिन की बात की है। दिन, घंटा, वर्ष, महीना, सप्ताह के लिए फॉर लगाना, बाकी सब जगह सिंस लगाना है। ठीक। डे, हावर, ईयर एंड वीक, इसके लिए क्या लगाना है? फॉर लगाना। क्लियर? ही हैजंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब इसी को इंट्रोगेटिव में समझ लो भैया क्या होता है। क्या वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है? क्या वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है? तो हमने बताया है जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो फट से क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले ला के रख देंगे। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो है, जब हमारा क्वेश्चन वाला कुछ आ जाता है, WH वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या होता है कि हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट को हम लगाते हैं। पहले हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान दे दो। वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब इसी को जब निगेटिव में बनाओगे तो क्या करोगे? निगेटिव बनाते टाइम हमको पता है कि हमने पढ़ा है पिछले सम टाइम्स एगो कि हमारा जो नॉट होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद। कि वो क्या वह 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? तो हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। देखो यहाँ पे ही के बाद हमने यूज किया ना नॉट, हमने ही के बाद नॉट का प्रयोग किया। हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब इसी को शॉर्ट में बोल दो, हैजंट ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। हैजंट ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। साफ साफ जान लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर कट। हमेशा अगर सिंपल निगेटिव है तो हमेशा यूज करेंगे नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हमारा क्या है, क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन रहा है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। और हमारा जब हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन इस प्रकार का बने, तो वहां पे जो नॉट लगाएंगे हैज और बीन के बीच में हमेशा यूज करेंगे। ठीक है? जैसे अगर हैड बीन वाला पढ़ेंगे तो वहां भी हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जान लो, डे, हावर, ईयर, मंथ, वीक, रट लो इसको एकदम, यही आपका आ जाएगा, यही मिलेगा हमेशा। डे, हावर, ईयर, मंथ, वीक, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग कर रहे हैं? फॉर का प्रयोग। बाकी सब आपको जो भी दिखे ना, हर जगह सिंस का यूज कर दो। 1 दिन 2 दिन की बात किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हमेशा फॉर लगाओ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इसके साथ हमेशा फॉर लगाओ। 1 साल 2 साल 3 साल की बात किया, इसके साथ फॉर, मतलब ईयर के साथ फॉर। मंथ की बात किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो इसके साथ हमेशा फॉर। अगर जनवरी बोले, फरवरी बोले, तो वहां पे सिंस आ जाएगा। अगर ईयर जैसे बोले, हमने क्या कहा कि 1 साल 2 साल, तो यहाँ पे फॉर है, लेकिन 2001 2002 इस प्रकार के अगर दे तो वहां पर आपको क्या लगाना? सिंस लगाना। लेकिन केवल ईयर बोले, 1 साल 2 साल, तो हमेशा फॉर। उसी प्रकार सप्ताह में 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो यहाँ पे हमेशा फॉर। लेकिन अगर बोले कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो यहाँ भी फॉर ही लगेगा, क्योंकि डे के लिए हमेशा फॉर। दिन, घंटा, वर्ष, महीना, सप्ताह, डे, हावर, ईयर, मंथ, वीक के लिए फॉर। बाकी जितना आपको दिखे सब जगह सिंस लगाना, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हमेशा क्लियर कंफ्यूज रहोगे कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सब बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हमें स्पीकिंग में तुरंत सोचना नहीं, बोले फट से। ठीक है? हमारे दिमाग में चलना चाहिए फटाफट, ये सब चीजें विजुलाइज करो इसको। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, तो हम अच्छे से कमेंट में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, केवल सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या मैंने कहा कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब हमारा सेंटेंस सिंपल होता है। और हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बढ़िया से सुनिए, अभी यही पास्ट परफेक्ट में भी यूज होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 काम होता है, दो एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इन्फिनिट क्लियर रहेगा तभी पास्ट परफेक्ट आपको अच्छे से आएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा भैया।
निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वहां पे जो है डिड का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? डिड नॉट जो लगता है निगेटिव में लगता है, ना कि निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में लगता है, ना कि सिंपल में डिड का प्रयोग करते हैं। सिंपल में ओनली क्या प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, यही रूल 2 है फटाफट से क्लियर, पास्ट टेंस, ज्यादा नहीं कंफ्यूजन होने का। बाकी वो जो आप पढ़े हो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन और ऑब्जेक्ट, वही देखो हर जगह लगा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब देखो सिंपल अफर्मेटिव, सबसे पहले सेंटेंस सिंपल, उसने अंग्रेजी सीखी। हाँ एक चीज और जान लो, आप कैसे पहचानोगे कि वह पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस है? पास्ट में या तो था दिखेगा, या तो था दिखेगा, या तो या ई ए, हिंदी में या ई ए, मतलब गया, पढ़ा, खाया, पिया, रोया, ये सब तो आपको दिखेगा, मतलब लास्ट में या दिखेगा या तो था दिखेगा, दोनों या तो रहेगा। ठीक है, लेकिन है अगर हो गया कि गया है, गई है, गए हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर गया था, गई थी, गया था, पढ़ा था, सोया था, खाया था, पिया था, या केवल गया, पढ़ा, खाया, पिया, सोया, तो ये सब हमारा पास्ट इंडेफिनिट, यही डिफरेंस है, जान लो। क्लियर? कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, ऐसे होगा क्लियर। जैसे मैंने कहा कि उसने अंग्रेजी सीखी, यहाँ पे देखो ना है आया है, केवल क्या आया है? ई आया है, या ई है, मैंने आपको बताया ना या ई है, तो इस वजह से हमने पहचाना कि हमारा सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट का हमने रूल क्या पढ़ा कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में। उसने अंग्रेजी सीखी, तो उसने का मतलब ही, उसने का मतलब क्या होता है? ही। एक बार एक वीडियो लाएंगे, ये भी क्लियर करेंगे, कहीं कहीं उसने का मतलब क्या होता है, कुछ वोकेबलरी क्लियर करूंगा। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। उसने के लिए हो जाएगा ही, लर्न मतलब सीखना होता है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्नड। ही लर्नड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखी, ही लर्नड इंग्लिश। अब इसी को निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव का रूल आपने अभी बताया मैंने कि निगेटिव में क्या प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उसमें क्या लर्नड लगाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? लर्न ओनली। ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंट बोल दो, या कभी कभी कुछ लोग डिडंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट। इसको ज्यादा डिंट बोलो। ही डिंट लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, ही डंट लर्न इंग्लिश। हमने क्या बताया फ्रेंड्स? पिछला हमने जो रूल बताया, देखो वही रूल मैं फॉलो करते हुए चल रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहा हूँ, हमेशा डिड के बाद नॉट लगा। ठीक, वही देखो एक ही रूल पे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं 50 रूल बना रहा हूँ। आपको कुछ नहीं याद करना, बस वही एक याद कर लो। देखो अब बनाऊंगा क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या उसने अंग्रेजी सीखी, क्या उसने अंग्रेजी सीखी, तो क्या पहले आया, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों आए? क्योंकि जो हमारा जो सेंटेंस है क्या से स्टार्ट हुआ, और उसने मतलब वह मतलब ही की वजह से यहाँ पर डिड लगा। डिड ही लर्न इंग्लिश, डिड ही लर्न इंग्लिश। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि जो है डब्ल्यूएच वर्ड हमारा पहले आया है, इस वजह से हम जो है डिड को पहले लगा दिए, डिड ही लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर हम इसी को निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, क्या उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, तो यहाँ पे हो जाएगा डिडंट, डिडंट ही लर्न इंग्लिश, या फिर डिडंट ही लर्न इंग्लिश। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो इसको, अगर ज्यादा बड़े में बोलना है, डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश, डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश। मैंने क्या बताया था कि निगेटिव इंट्रोगेटिव के केस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसी को, जब हमारा क्या हो कि है जो WH वर्ड है अगर हमारा बीच में आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर जैसे मैंने कहा कि उसने अंग्रेजी क्यों सीखी, उसने अंग्रेजी क्यों सीखी, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में देख रहे हो कि WH वर्ड जो है हमारा बीच में आया है, और जब हमारा WH वर्ड बीच में आ जाता है तो वहां पर हमने बताया है कि उसकी जो अंग्रेजी उसको पहले लिखते हैं। WH जो है बीच में है उसको हम पहले लिखते हैं। तो मैंने क्या किया कि उसने अंग्रेजी क्यों सीखी, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई होगी, तो मैंने वाई लगाया। उसने है इस वजह से ही आया, वाई डिड,
डिड क्यों लगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के केस में ही हमारा डिड का प्रयोग होता है, सिंपल में नहीं होता है। तो व्हाई डिड ही लर्न इंग्लिश, हमने ये भी पढ़ा है कि निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे डिड के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ना कि सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्लियर? अब इसी को हमें इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? उसने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी? उसने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी? तो यहाँ पे उसने मतलब क्यों नहीं सीखी, क्योंकि अंग्रेजी को हमने पहले ला के रख दिया, व्हाई। उसके बाद डिड नॉट, व्हाई डिड नॉट ही लर्न इंग्लिश। इसको हम साथ में पढ़ेंगे, व्हाई डिडंट ही लर्न इंग्लिश, या फिर इसको अगला तरीके से बना सकते हो, व्हाई डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश, व्हाई डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश। ये तो शॉर्ट में बोलो, व्हाई डिडंट ही लर्न इंग्लिश या व्हाई डिडंट ही लर्न इंग्लिश, या अगर बड़े में बोलना चाहते हो तो व्हाई डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। साफ साफ यही था इसमें कि हमारा जो है अगर सिंपल पास्ट है तो वहां पर वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमारा निगेटिव का केस है, इंट्रोगेटिव का केस है, तो उस कंडीशन में हम डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा यही होता है कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वो काम लाइव में चल रहा था लेकिन वो पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर की प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुतों पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से देखिए, रहा था, रही थी। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इसको हम पढ़ेंगे बढ़िया से। वह अंग्रेजी सीख रहा था, वह क्या कर रहा था? वह अंग्रेजी सीख रहा था। अब इसमें आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि रहा था, आई थिंक रहा था का मतलब कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है, सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह की वजह से हमारा क्या लगेगा? वाज लगेगा। आपने ये भी पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ हमारा वाज लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर लगता है। ठीक, वह अंग्रेजी सीख रहा था, तो वह की अंग्रेजी पहले लिखे ही, उसके बाद हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब ही वाज, लर्न मतलब सीखना, वर्ब क्या है? लर्न, और लर्न में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। ही वाज लर्निंग इंग्लिश, ही वाज लर्निंग इंग्लिश। अब इसी को जब निगेटिव बनाओगे, हमने बताया है कि वाज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, ही वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। अब इसी को जब शॉर्ट में बोलेगे तो बोल दो ही वाजंट, क्या बोल दोगे? ही वाजंट लर्निंग इंग्लिश। स्पोकन में शॉर्ट का बहुत ध्यान देना है। ही वाजंट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव में, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? यहाँ पर क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? अब आपका दिमाग देखो कहाँ ले जाना, पहले ध्यान सुनो। हमारा दिमाग जाना चाहिए कि अच्छा हाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जब क्या से स्टार्ट होगा, हमने पढ़ा है कि WH वर्ड जो है वो पहले नहीं आएगा, केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। क्या पहले आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? तो हमने वह की वजह से हमने वाज लगा दिया। अब वाज ही लर्न मतलब सीखना, आईएनजी, वाज ही लर्निंग इंग्लिश। ठीक, अब जब इसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। हमने बताया है कि जब हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है उस सिचुएशन में हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, तो इस वजह से हमने वाज लगाया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर लर्न मतलब सीखना होता है, उसके बाद आईएनजी लगा दिए, तो वाज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, जब इसी को हम शॉर्ट में प्रयोग करेंगे वाजंट ही लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजंट ही लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था? वाजंट ही लर्निंग इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा एक कंडीशन बनता है कि जब हमारा WH वर्ड हमारा बीच में आ जाए। इस सिचुएशन में हमने पढ़ा है कि हमारा जो बीच में आ जाए तब WH जो बीच में आया है उसकी अंग्रेजी को लाके हम पहले पटक देते हैं। वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा था? तो क्यों के अंग्रेजी को लाके पहले रखा, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगाएंगे, व्हाई वाज ही लर्निंग इंग्लिश, व्हाई वाज ही लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर निगेटिव हो जाए तो तुरंत जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, व्हाई वाज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, या इसी को शॉर्ट में बोल दो, व्हाई वाजंट ही लर्निंग इंग्लिश।
बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर सिंपल निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, अगर हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक प्रकार नॉर्मल पास्ट परफेक्ट होता है, एक होता है एडवांस पास्ट परफेक्ट। नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल, उसमें दो काम नहीं, उसमें केवल एक ही एक्शन होगा। और जो एडवांस पास्ट होता है उसमें क्या होता है, डबल एक्शन उसमें होता है। जैसे कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, स्टेशन पहले पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार वाला। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल पास्ट परफेक्ट। नॉर्मल पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसमें हमेशा हेड लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉर्मल जो पास्ट होता है उसमें हेड लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि नॉर्मल पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है कैसे पहचानेंगे, चुका था, चुकी थी, गया था, पढ़ा था, खाया था, पिया था, रोया था, मतलब था वो काम कंप्लीट हो चुका है। वो काम क्या हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, वह काम पूरा कर चुका था। वह काम पूरा कर चुका था मतलब वो काम क्या हो चुका है, कंप्लीटली हो चुका है। वो भी काम कब हुआ है, पास्ट में हो चुका है, मतलब बीते हुए समय में वह काम कंप्लीटली हो चुका है। तो साफ साफ यहाँ देखो, वह मतलब ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा, ही हैड, काम मतलब पूरा करना, कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, लास्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट दी वर्क, ही हैड कंप्लीटेड दी वर्क। अब इसी को निगेटिव बनाना है, ही हैड नॉट कंप्लीटेड दी वर्क। ठीक, आप लोग प्रैक्टिस करो, इसमें सब्जेक्ट को चेंज करो, वह के स्थान पर तुम रखो, मैं रखो, वे रखो, किसी का नाम रख दो, इस प्रकार के प्रैक्टिस करो। काम को चेंज कर दो, वहां पे काम करना है, सोना रख दो, खाना रख दो, पीना रख दो, इस प्रकार का इसका काम चेंज करो, वर्ब को चेंज करके प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट चेंज करके प्रैक्टिस करो। ठीक, अब इसी का निगेटिव कैसे बनाओगे कि वह काम पूरा कर चुका था, ये तो सिंपल था, वह काम पूरा नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। क्यों हुआ, हैड के बाद हमने पढ़ा है कि नॉट का प्रयोग करेंगे, ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक, ही हो गया, हैड लगाया, हैड के बाद हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। ठीक, इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, ही हैडंट कंप्लीटेड द वर्क, ही हैडंट कंप्लीटेड द वर्क, वह काम पूरा नहीं कर चुका था। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा जब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, क्या वह काम पूरा कर चुका था, क्या वह काम पूरा कर चुका था, तो क्या पहले है, इस वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, हैड ही कंप्लीटेड द वर्क, हैड ही कंप्लीटेड द वर्क। अब इसी को जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैड ही नॉट कंप्लीटेड द वर्क। हमने पढ़ा है कि जब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला सेंटेंस होता है वहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द वर्क, हैड ही नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक, शॉर्ट में बोलोगे तो हैडेंट ही कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन आती है कि जब हमारा बीच में आ जाता है WH वर्ड, वह काम क्यों पूरा कर चुका था, वह काम क्यों पूरा कर चुका था। चुका था मतलब क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हमारा जो WH वर्ड वो बीच में आया है, तो बीच में आने की वजह से WH वर्ड की अंग्रेजी को पहले लिखेंगे। क्यों है, तो यहाँ पे वाई आ गया, वाई had he completed the work, why had he completed the work। अगर इसी को नेगेटिव फॉर्म बनाओगे, वह काम क्यों नहीं पूरा कर चुका था, तो हैड के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगा देंगे, तो why had he not completed the work। अब इसी को शॉर्ट में बोल दो, why hadn't he completed the work। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब ध्यान से देखिएगा, अब यही आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को अच्छे से आज आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एडवांस पास्ट जो क्लियर नहीं होता, एक आध सेंटेंस लोग रटवा देते हैं, तो आज रटना नहीं, उसको समझना है प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। जब एक सेंटेंस में दो एक्शन होता है, एक एक्शन पहले होता है और एक एक्शन बाद में होता है। जब एक सेंटेंस में दो एक्शन होता है, एक एक्शन पहले होता है और एक एक्शन बाद में होता है, ध्यान से सुनिए। तो जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं, यानी उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होता है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी उसको हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे। फिर से सुनिए, जब हमारा दो एक्शन होता है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हम जान रहे हैं, लेकिन जो एक्शन भी उसमें सेंटेंस में पहले होगा उसके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, और जो सेंटेंस में दूसरा एक्शन बाद वाला होगा उसके साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और पास्ट सिंपल में बनाएंगे उसको, ठीक। अब चल रहे हैं, यही रूल फॉलो करना, आगे देखो अभी ऐसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, आपने ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन समझ अच्छे से नहीं पाए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखो, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, बहुतों पढ़ा होगा इस एग्जाम्पल को लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज का मर जाना, मरीज मर गया था, पहले वो खत्म हो गया था, डेड हो गया था, तो यह घटना सबसे पहले हुई थी। लेकिन डॉक्टर का आना, डॉक्टर क्या है, बाद में आया, जब उसकी सांस भगवान के पास वो चला गया था, खत्म हो गया था, यानी डॉक्टर बाद में आया, तो ये घटना बाद में हुई। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से, अब देखो टाइमलाइन, जैसे जो मरीज मर चुका था मतलब मरीज के फिनिश्ड हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर हमारा है, मरीज का मर जाना डॉक्टर के आने से पहले पूरा हो चुका था। इसे इंग्लिश में बताने के लिए हमें यह स्पष्ट करना होगा कि ये घटना दूसरी से पहले हुई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रूल को समझना प्रॉपर, यही इसी में कंफ्यूजन होता है, बाकी आप लोगों को टेंस आता है, हम जान रहे हैं। क्यों पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें? पास्ट परफेक्ट टेंस इस स्थिति में इस्तेमाल होता है जब आप बताते हैं कि कोई घटना दूसरी पिछली घटना से पहले हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस इस स्थिति में इस्तेमाल होता है जब आप बताते हैं कि कोई घटना दूसरी पिछली घटना से पहले हो चुकी है। यह टेंस हमें दो बीती घटनाओं के बाद बीच का क्रम साफ बताने में मदद करता है। इसमें दो घटना होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो एडवांस थोड़ा सा होता है, ठीक है। देखो अब इसको बनाएंगे कैसे, वहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दी पेशेंट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट जो यूज कर रहे हैं हैड डाइड का वहां प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। और इसको जो टाइम क्लॉज है बिफोर द डॉक्टर अराइव, इसको मतलब बिफोर से अलग कर रहे हैं, ठीक। अब देखो पूरा सेंटेंस समझो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, या फिर कह सकते हो बिफोर द डॉक्टर केम, सेकेंड फॉर्म। पहले क्या हुआ, मरीज मर चुका था, जो काम हमारा पहले होता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करेंगे, यानी हम उसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का प्रयोग करते हैं, जब हैड लगेगा तो वर्ब की भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पहले जो पेशेंट मरा यानी दी पेशेंट हैड, हैड लगा, क्यों लगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो रहा है, दी पेशेंट हैड। डाइड होता है थर्ड फॉर्म, डेड डाइड डाइड, ठीक है, तो डाइड लग गया यहाँ पे, दी पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद बिफोर से अलग हो रहा है ना, वहां पे जुड़ा जा रहा है ना, कि मतलब उसके पहले, तो बिफोर दी डॉक्टर अराइव्ड, अब इसको सेकंड फॉर्म बनाएंगे। डॉक्टर अराइव मतलब पहुंचना होता है, अराइव्ड होता है सेकंड फॉर्म। मैंने दी पेशेंट हैड डाइड, ये सेंटेंस इतना जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है, लेकिन दी डॉक्टर अराइव इतना जो सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बना है, ठीक। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। क्यों ये फॉर्म सही है, देखो हैड डाइड पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो होता है, डाई डाइड डाइड, डाई डाइड डाइड, डाइड जो होता है हमारा थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर हो गया होगा। यह बताना है कि मरीज का मरना डॉक्टर के आने से पहले पूरी तरह हो चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड यह दर्शाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा जहां तक आप लोगों को।
हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म होता है। ठीक, इतना समझ गए हो। ये बिफोर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिफोर का दो घटनाओं को टाइम से स्पष्ट कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है। और दूसरी घटना के लिए पास्ट सिंपल जो है, दूसरी घटना के लिए यह बाद में हुआ है, तो जान ही रहे हो पास्ट सिंपल में प्रयोग करेंगे, अभी बताया इसके पहले आप लोगों को। अब एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हो सकता है कुछ भाई लोगों को ना समझ में आया हो, तो पापा के आने से पहले मैं सो गया था। पापा के आने से पहले मैं सो गया था, मतलब पिताजी हमारे आए नहीं थे, हम पहले ही सो गए थे। पिताजी हमारे आए नहीं थे, हमने पहले सो गए थे। तो ये जो मैं सो गया था, इसको किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो पापा के आने से पहले, ये जो पापा के आने वाला है, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, कैसे बनेगा? आई हैड स्लेप्ट। आई है, इस वजह से हैड लगा। हमने पढ़ा है कि अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो हमारा जो वर्ब होता है उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड स्लेप्ट होगा, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। तो आई हैड स्लेप्ट हुआ। अब इसको अलग करेंगे, बिफोर लगाएंगे। ठीक, अब अगला सेंटेंस जो बन रहा है कि मैं सो गया था, ये तो हमारा पहले हुआ, लेकिन पापा के आने से पहले पापा वाला जो सेंटेंस बन रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे। आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की हमारा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की सिचुएशन में हम डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। अब इसका निगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे कि पापा के आने से पहले मैं नहीं सोया था। पापा के आने से पहले मैं नहीं सोया था, तो आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। हमने बताया है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, बस कुछ नहीं, जो सिंपल वाला आपने पढ़ा है उसी के सिंपल वाले के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बात खत्म। आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। ठीक, अब इसी को शॉर्ट में बोल दो, आई हैडेंट स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। ओके, अब इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या पापा के आने से पहले मैं सो गया था? क्या पापा के आने से पहले मैं सो गया था? कुछ नहीं, क्या है पहले आया है तो सबसे पहले तुम भी लाके रख दो भैया, हैड को लाके रख दो। हैड आई स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। कुछ मत करो, बस हेल्पिंग वर्ब को लाके पहले रखो, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, फिर बिफोर से उसको जोड़ो, फिर उसके बाद अगला वाला जो है पास्ट फर्स्ट फॉर्म यूज करो। पास्ट का जो सिंपल फॉर्म है उसमें यूज कर दो माई, फिर फादर, अराइव्ड का हो गया सेकंड फॉर्म, अराइव्ड हो गया। क्लियर? अब इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? क्या पापा के आने से पहले मैं नहीं सोया था? hadn't I slept before my father arrived। या फिर इसको ऐसे बोल दो, had I not slept before my father arrived। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्पीड बढ़ा के मत देखिएगा, आराम से सिंगल नॉर्मल स्टूडेंट देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, अब एक सिचुएशन और होता है कि हमारा जो WH वर्ड होता है बीच में, इसमें भी बनता है, सेंटेंस आ जाएगा। तब कैसे बनाओगे कि पापा के आने से पहले मैं क्यों सो गया था? पापा के आने से पहले मैं क्यों सो गया था? तो यहां पर क्यों की अंग्रेजी पहले लाके पटक दो, व्हाई, उसके बाद हैड लगा दो, व्हाई हैड आई स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, बस देखो सिस्टम बता रहा हूं आपको। मैंने पहले बताया स्टार्टिंग फर्स्ट रूल में कि अगर बीच में आएगा तो हमें बस यही करना है, उसकी अंग्रेजी को पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है। लेकिन अगर बीच के साथ नेगेटिव भी आ जाए कि बीच में WH वर्ड है प्लस साथ में नेगेटिव भी है, तो उस सिचुएशन में हमारा बस सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, पापा के आने से पहले मैं क्यों नहीं सो गया था? व्हाई हैड आई नॉट स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। शॉर्ट में बोल दो इसको, व्हाई हैडेंट आई स्लेप्ट बिफोर माई फादर अराइव्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, अगर किसी भाई को कंफ्यूजन हो तो आ जाएगा बढ़िया से। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पहले थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। इसमें हमेशा हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। साथ में इसमें क्या मिलेगा हमको? टाइम मिलेगा। वहां पे सिंस और फॉर हमको लगाना पड़ेगा।
ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा। दिन, घंटा, वर्ष, महीना, सप्ताह के लिए फॉर यूज कर देना। इसके अलावा जितना कुछ दिखे सब जगह सिंस का प्रयोग कर देना। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखो मैंने पहला एग्जांपल लिया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। आप लोग कैसे पहचानोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? ये पहला काम आपको दिख रहा है कि रहा था, यानी पास्ट की बात हुआ, था दिखा, पास्ट की बात है इसलिए रहा था। दूसरा काम यहाँ पे देखो टाइम दे दिया है। टाइम देने की वजह से हम जान गए कि हमारा पास्ट परफेक्ट के ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट परफेक्ट की ही बात कर रहा है। अब इसको कैसे बनाओगे? देखो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ गया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? पढ़ रहा था की वजह से हमने क्या लगाया? हैड बीन लगा दिया। स्टडी माने पढ़ना होता है, तो स्टडी में आईएनजी वर्ब है ना, तो स्टडी के साथ आईएनजी लगा दो। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। फॉर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे घंटा की बात किया। हमने बताया कि दिन, घंटा, वर्ष, महीना, सप्ताह जहां भी दिख जाए फट से आपको फॉर लगा देना है। बाकी सब जगह कुछ भी मिले वहां सिंस लगा देना। ठीक, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव हमने पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि जैसे हमारा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इस प्रकार का जहां भी दिखे आपको इस सिचुएशन में नॉट को हमेशा दोनों के बीच में ही लगाना है, ना कि बाद में या ना कि पहले लगाना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। कुछ नहीं, जैसे सिंपल बना है सेम, बस यहाँ पे जो नॉट हमारा है इसको हम हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब देखो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव बताएं 2 प्रकार का होता है, एक पहले आता है, एक होता है बीच में आता है। अब यहाँ पर जैसे क्या है कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? तो इस सिचुएशन में हमारा जो है हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। ठीक, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले मैंने हेड लगाया, फिर सब्जेक्ट। हमने बताया भी है पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि जिस सिचुएशन में जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है इंट्रोगेटिव कंडीशन में सब जो जहां पे ज्यादा बड़ा वाला होता है, इसको दिमाग में रखो, ज्यादा बड़ा समझो इसको कि हैड बीन या हैज बीन, ये बड़ा है दिख रहा है ना, केवल हैज नहीं है, हैड बीन है। तो इस सिचुएशन में हैड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगाएंगे। ठीक, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? हैड, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, स्टडी के साथ आईएनजी लग जाएगा। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? बस कुछ नहीं, केवल सीधा नॉट लगा दो दोनों के बीच में। क्लियर? हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, या इसी को शॉर्ट में बना दो, हैडेंट ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक सिचुएशन आती है कि जब हमारा बीच में आ जाता है WH वर्ड, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब हमारा बीच में WH वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी को पहले लिखते हैं, वह 2 घंटे से क्यों सो रहा था। वह 2 घंटे से क्यों सो रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी को लाकर पहले रख दो, वाई हो गया। उसके बाद हेड लगा दो, क्या करना है? हेड। हेड ही, उसके बाद सब्जेक्ट है वाई हैड ही, फिर बीन, फिर स्लीप में आईएनजी जुड़ जाएगा, वाई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। अब इसी को जब हम बनाएंगे इंटो नेगेटिव में, बस कुछ नहीं करना है, नॉट को जो है सब्जेक्ट के बाद लाके रख देना है। वाई हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर, या जब इसी को शॉर्ट में यूज करो तो वाई हैडेंट ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि साफ साफ जानिए। इसमें फ्यूचर का मतलब कोई काम या तो हम इमेजिन करेंगे, ठीक है, या फिर वो काम अभी भविष्य में होगा। वहां पे आपको पहचानोगे कैसे? गा मिलेगा, होगा, होगी, मतलब गा दिखेगा लास्ट में, अगर हिंदी में पहचानना होगा। अंग्रेजी में पहचानने का मतलब कि वहां पे इमेजिन होगा, जो सेंटेंस है आपको लगेगा वो इमेजिन किया जा रहा है, मतलब रियल में ना हुआ है ना हुआ था, होगा अभी, वो काम क्या होगा? अभी होगा। तो फ्यूचर इन्फिनिट में क्या होता है, हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। जो सेल वगैरह होता है इसका प्रयोग स्पोकन में नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमेशा हर जगह आपको क्या यूज करना है? विल का प्रयोग करना है। अब जैसे एग्जाम्पल, वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, तो कैसे बनाओगे?
ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कैसे बनाया, हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही मेरा रूल हर जगह लग रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब ही लगा, और ही की वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल आया, ही विल। उसके बाद गो, मतलब जाना होता है, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। हमेशा जो टाइम आता है इसको हम लास्ट में लिखते हैं, ना कि बीच में या पहले लिखते हैं। अगर पहले लिख रहे हो तो उसके बाद जस्ट थोड़ा सा स्टॉप या पॉज ले लो या कामा लगाओ थोड़ा से, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो वह कल स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो। अब इसी को निगेटिव बनाना, तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि साफ साफ बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर दो, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब एक चीज और जान लो, स्पोकन में शॉर्ट में विल नॉट को क्या बोलते हैं, ओंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओंट। ही ओंट गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ही ओंट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक। इंट्रोगेटिव में इसको कैसे बनाओगे, क्या वह कल स्कूल जाएगा, क्या वह कल स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल टुमारो। क्यों विल पहले आया, क्योंकि सब्जेक्ट ही मतलब वह है, वह की वजह से यहाँ पे विल लगा, पहले लाके लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगा विल ही गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, फिर टुमारो, कब जाएगा, टुमारो, विल ही गो टू स्कूल टुमारो। अब इंट्रो निगेटिव बनाओगे तो क्या करना है, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। वह कल क्यों नहीं स्कूल जाएगा, वह कल क्यों नहीं स्कूल जाएगा, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो। शॉर्ट में इसको कैसे बोलोगे, वाई वोंट ही गो टू स्कूल टुमारो, वाई वोंट ही गो टू स्कूल टुमारो। ठीक। अब देखो आगे चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचानो कैसे, सबसे पहले साफ साफ जान लो कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस रूप में चल रहा होगा, यानी रहा होगा, रही होगी, यहाँ पे हमेशा यूज करना है, विल भी यूज करने हैं, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सेल वर्ब भूल जाओ, सेल वर्ब स्पोकन में नहीं यूज होता है, सब जगह यूज करो विल। ठीक। वह कल स्कूल जा रहा होगा, वह कल स्कूल जा रहा होगा, तो वह का अंग्रेजी ही हो गया। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, ही विल बी। वर्ब क्या है, जाना, जाना का मतलब गो, गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जा रहा होगा। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। हमने बताया था कि जहाँ पे इस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब दिखे, बड़ा वाला दिखे, तो वहां पर दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विल बी है तो विल बी के बीच में नॉट लगा दिए साफ साफ, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब इसी को शॉर्ट में बोल दो, ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। फ्रेंड्स आई थिंक लेक्चर बड़ा हो रहा होगा, लेकिन आप लोगों को आज एक ही लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, सारा टेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ है नहीं, 50 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बार देख लेना। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाओगे, क्या वह कल स्कूल जा रहा होगा, क्या वह स्कूल कल जा रहा होगा, तो क्या होगा, देखो वह कल स्कूल जा रहा होगा, मतलब रहा होगा, रहा होगा की वजह से हमने क्या लगाया, विल ही लगाया। ठीक। उसके बाद वी लगा, विल ही वी गोइंग टू स्कूल टुमारो, विल ही वी गोइंग टू स्कूल टुमारो। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने 20 बार आप लोगों से बता चुका हूं कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड वाला बनेगा, अगर वहां पे बड़ा वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो सबसे पहले हाफ पार्ट को यानी एक वाले को यानी विल को पहले लगा दिए, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर बचा जो हेल्पिंग वर्ब है वी, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट को, फिर गोइंग लगा देंगे, फिर टू स्कूल टुमारो। क्लियर, यही देखो हर जगह, वहां पे जब हमारा हैज बीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पहले क्या लगाया, हैज लगाया था, फिर सब्जेक्ट लगाया था, फिर बीन लगाया था,
फिर बाकी जितना काम था वही रख दिए थे। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, पहले विल लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बचा पार्ट वी, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी को निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? निगेटिव बनाने के लिए बस विल ही नॉट वी गोइंग टू स्कूल टुमारो, विल ही नॉट वी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब इसी को शॉर्ट में बोल दोगे, ओंट ही वी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक, क्लियर हो गया भैया? अब इसको एक बीच वाला बना लो, जब डब्ल्यू एच वर्ड हमारा बीच में आ जाए। वह स्कूल क्यों जा रहा होगा? वाई विल ही वी गोइंग टू स्कूल टुमारो। सबसे पहले बीच वाले की अंग्रेजी लाके पहले रख दिए वाई, उसके बाद विल लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, और सब्जेक्ट के बाद फिर लगा देंगे बचा पार्ट वी, फिर गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब निगेटिव कैसे बनाओगे इसका? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? वाई विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट लग रहा है, वाई विल ही नॉट वी गोइंग टू स्कूल, वाई विल ही नॉट वी गोइंग टू स्कूल। शॉर्ट में बोल दो इसको, वाई ओंट ही वी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। कंटिन्यूस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जान लो, कुछ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिखेगा। आपको हमेशा विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, और बाकी जो 5 रूल स्टार्टिंग बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले, वही रूल को याद कर लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल, वह अगले साल तक काम पूरा कर चुका होगा, वह अगले साल तक काम पूरा कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम, थोड़ा सा जान लो। इसमें विल हैव का प्रयोग करते हैं हमेशा, सेल्फ हेल्प भूल जाओ, विल हैव लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आप कैसे पहचानोगे? वो काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार के वो मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा। वह अगले साल तक काम पूरा कर चुका होगा, तो वह मतलब ही। उसके बाद विल हैव, क्या लगाना है? विल हैव फिनिश्ड, वर्क मतलब होता है काम। ठीक है, फिनिश्ड मतलब काम को जो है पूरा करने को फिनिश्ड कहते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब फिनिश होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा, इस वजह से फिनिश्ड बना है। ही विल हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, ही विल हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। इसमें देखो कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, बस वही रूल पे काम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही लगा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, सब्जेक्ट क्या है? ही है। ठीक है, अब निगेटिव बनाएंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो विल है ना, बड़ा वाला आ गया है ना, तो बड़ा वाला है तो इसमें बीच में नॉट लगा देना, ही विल नॉट हैव हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, कुछ किए इसमें? कुछ नहीं। अब विल नॉट को हमने पढ़ा है कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओंट बोलते हैं, तो बोल दो ही ओंट हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल तक काम पूरा नहीं कर चुका होगा। ठीक, अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? देखो इंट्रोगेटिव ऐसे बनाना है कि क्या वह अगले साल तक काम पूरा कर चुका होगा, क्या वह अगले साल तक काम पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ पे क्या पहले आया, क्या पहले आने की वजह से हम विल को पहले ला के रखेंगे। ठीक, विल ही हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। डरो मत, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है, बस आप अपने रूल से चलते चलो, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सब आराम से डील कर ले जाओगे। लेकिन जब रूल ही नहीं पता रहेगा, तरीका ही नहीं पता, तो सेंटेंस छोटा भी रहेगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि रूल को जानना जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि बस हमें क्या दिखा पहले, इसका मतलब हमें क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है। और हम ये भी पढ़े हैं कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब बड़ा वाला होता तो आधा पार्ट पहले लगाते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में। तो सबसे पहले विल लगाया, फिर आधा पार्ट जो बचा रहता है उसको सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो विल, फिर सब्जेक्ट ही, विल ही हैव फिनिश्ड। फिनिश्ड क्यों लगा? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो विल ही हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बस यही करना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको नॉट रख देना है। क्या रख देना है? सब्जेक्ट की जो है जस्ट बाद नॉट रख देना है। तो विल ही नॉट, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। शॉर्ट में इसको बोल दो, ओंट ही हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। क्लियर? अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट टेंस हमारा,
इसको कैसे पहचानना है, इसमें हमको यूज करना है विल हैव बीन का प्रयोग करना है, इसके अलावा सब भूल जाओ, कुछ मत यूज करो, साइलेंट सब भूल जाओ। विल हैव बीन से पहचानना है, रहा होगा रही होगी दिखेगा, साथ में टाइम दिखेगा और वर्ब की हमको आईएनजी फॉर्म को इसमें यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। क्यों विल हैव बीन? क्योंकि रहा होगा प्लस टाइम दिया है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, इस वजह से हमने विल हैव बीन का प्रयोग किया। ही विल हैव बीन स्टडी माने पढ़ना, वर्ब की आईएनजी इसमें यूज होगा तो हो जाएगा स्टडिंग। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर, ठीक। अब इसी को जब नेगेटिव बनाएंगे बस विल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर, वह 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, शॉर्ट में इसको बोल दो ही वोंट हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर, ठीक। अब इसी को इंट्रोगेटिव में कैसे बोलोगे, वह क्या वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो क्या पहले आया है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल पहले आ गया तो विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर। हमने बताया है कि जो बड़ा वाला हेल्पिंग वर्ब जहाँ यूज होता है वहां पर आधे पार्ट को हेल्पिंग वर्ब का पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद आधे पार्ट को यूज करते हैं, तो विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर। अब इसी को जब नेगेटिव बनाएंगे तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर। अब इसी को शॉर्ट में थोड़ा सा बोल दो, वोंट ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर, ठीक है फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स आज के लिए बस यही इतना ही था हमारा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ ये हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आप लोगों को थोड़ा से हार्ड हो सकता है, लग सकता हो, क्योंकि अगर नए होंगे तब। आई थिंक कोई नया तो बच्चा नहीं होगा, जहाँ तक 10 से इंसान क्लास 1-2 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मैंने बस आज आपको इंग्लिश स्पोकन की दृष्टि से थोड़ा सा बताया हूँ। इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो 1 से 2 बार देखिएगा, 1-2 बार वैसे ईयरफोन लगा के सुनिएगा, उसको रिकॉल करिएगा, विजुलाइज करिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और आपको प्रैक्टिस करना कैसे है मैंने स्टार्टिंग बताया, फिर से बता देता हूँ कि आप सब्जेक्ट को चेंज करिए, आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करिए, आप मेन वर्ब को चेंज करिए, एक सेंटेंस पकड़िए, उसको 6 फॉर्म बनाओ, 6 फॉर्म में उसका प्रेजेंट बना लो, 6 फॉर्म उसका पास्ट बना लो, 6 फॉर्म उसका फ्यूचर बना लो, और उसी में ही सी इट आई बी यू दे इसी को चेंज करके प्रैक्टिस करो, आपको लिए सफिशियंट है ये इतना, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इसको शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताइए कमेंट में, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।